वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हमारा जो प्रश्न है आपने पढ़ा ही है, क्या होगा इसका उत्तर? कह रहे हैं कि यही वाला कि भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से यही जो कौन सी अवशिष्ट शक्तियां यानी कि रेजिड्यूरी जो पावर्स होती हैं वो जो हमने लिया है कॉन्सेप्ट, वो किस देश के संविधान से लिया है ना। आपके पास विकल्प है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो आप देखेंगे जो रेजिड्यूरी पावर्स वाला कॉन्सेप्ट है ये हमने अडॉप्ट किया है कहाँ से भाई? कनाडा के संविधान से। ठीक, कहाँ से? तो कनाडा के संविधान से, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम वो हमने लिया है भाई, वो हमने लिया है कहाँ से? तो यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। कौन सा? पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम ये हमने कहाँ से लिया है? तो यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इसके बाद अगर बात करोगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तो क्या हो जाएगी? हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है ना, समवर्ती सूची है। एक महत्वपूर्ण अगर देखा जाए समवर्ती सूची हो जाएगी। और जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना तो हमने ली कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट के यूएसए के, आपका जो है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से है ना, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रेम्बल। लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो कहां से हमने अडॉप्ट किया है? वो किया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, है ना। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल। उसके बाद अगर यहां से हम देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से सबसे बढ़िया हमारी जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। अब इंडिया में कैसी सिटीजनशिप है? तो आप कहेंगे नहीं नहीं, यहाँ पे दोहरी नागरिकता है ना, अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता है ना। हमारे यहाँ पे कैसी है? एकल नागरिकता है। नागरिकता का कॉन्सेप्ट वहां से नहीं है ना। छोड़ो, उत्तर क्या होगा हमारे यहाँ पे? थोड़ा कंफ्यूजन स्थिति हो गई। हमारा विकल्प सी हो जाएगा कनाडा, है ना। चलो आगे बढ़ो। किस अंग्रेजी राजनैतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी कहा है? किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी कहा है? सर अर्नेस्ट बार्कर ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, एडमंड बर्क ने या फिर ग्रैनविले ऑस्टिन ने? तो ये स्टेटमेंट वास्तव में दिया है जो उद्देशिका यानी कि हमारी जो प्रस्तावना है, इसको जो है भारतीय संविधान की कुंजी। परिचय पत्र अगर पूछेंगे तो आप किसका उत्तर करोगे? पालकी वाला। अगर परिचय पत्र पूछेंगे तो आप क्या करेंगे? पालकी वाला। लेकिन अगर आपसे पूछेंगे क्या, अगर आपसे पूछेंगे भाई कि संविधान की कुंजी किसने कहा है, की नोट किसने कहा, तो ये कहा है सर अर्नेस्ट बार्कर ने, सर अर्नेस्ट बार्कर ने। ठीक है, ग्रैनविले ऑस्टिन का क्या कहा है? इन्होंने पूरे संविधान पर टिप्पणी की है, इन्होंने भारतीय संविधान पर टिप्पणी की है, इन्होंने भारतीय संविधान पे ही टिप्पणी की है, भारतीय संविधान टिप्पणी की है। इन्होंने क्या कहा है भारतीय संविधान को? सहकारी संघवाद इसमें है ना। भारतीय संविधान में क्या है? सहकारी संघवाद है, सहकारी संघवाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं। मैं जितना आपको यहां पर बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट ही होगा, फर्जी नहीं होगा। जितना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि ये तो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद भी आपको अन्य आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना यहाँ पे दे रहे हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो फालतू का हो और आपका टाइम वेस्टिंग हो ना। टू द पॉइंट वाली चीजें यहाँ पे चल रही हैं। ये पीवाईक्यू की सीरीज तो है ही। हम 2021 के जो यूपीएसआई की एक सीबीटी बेस्ड एग्जाम हुआ था उसमें जितने पॉलिटी के क्वेश्चन हुए थे वो सारे हम कवर करेंगे। लेकिन इसकी कोई प्रायिकता तो है नहीं कि नहीं वही क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाएंगे, है ना, कि वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होंगे। तो इसके साथ उसके बाद आप देखेंगे एक क्वेश्चन के साथ साथ जहां आवश्यकता पड़ती है 10-10, 20-20 क्वेश्चन, पूरा हम कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर रहे हैं, है ना। पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं कि आपको ये लगे कि नहीं सिर्फ पीवाईक्यू, क्योंकि ऐसी कोई, हालांकि ऐसी संभावना है। आप देखेंगे यहीं पे मल्टी शिफ्ट में पेपर हुआ था और
पहली शिफ्ट का पेपर कहीं बाद की शिफ्ट में वैसे सेम वैसा ही क्वेश्चन या थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा करके जो है पूछा गया था ना, तो ऐसा भी है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके साथ साथ में हम तो अन्य चीजें भी आपको साथ साथ में कवर कर रहे हैं, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो ग्रैनविले ऑस्टिन या फिर कहीं कहीं आपको मिलेगा जी ऑस्टिन, इन्होंने भारतीय संघवाद को कैसा कहा है, तो सहकारी संघवाद कहा है। जबकि आप देखेंगे कि केसी हियर एक हुए हैं, केसी हियर, उन्होंने क्या कहा है भारतीय संघवाद को। संघवाद क्या है, संघवाद का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो प्रांतीय सरकारें होती हैं और जो केंद्रीय सरकार होती है उनके बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है उसी को बोलते हैं संघवाद। वो शक्तियां जितना स्पष्ट रूप से विभाजित होंगी उतना मजबूत संघ होगा, वो शक्तियां जितना स्पष्ट रूप से विभाजित होंगी और केंद्र जितना मजबूत होगा, प्रांत अगर कमजोर हैं तो वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा एकात्मक, है ना, यानी कि यूनिटरी यहाँ पे सिस्टम माना जाएगा, यानी कि संघ कमजोर होगा, है ना। तो इसीलिए केसी हियर ने क्या कहा है, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय की अर्धसंघात्मक ढांचा यहाँ कहा है। रीजन क्या है इसके पीछे, आप कहेंगे जो आपका आर्टिकल 246 है उसमें जो 7वीं अनुसूची उसमें 3 सूचियां वहां पे स्पष्ट रूप से तो विभाजन है, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं और कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके अनुसार आप देखेंगे कि जो हमारा प्रांत है वो कमजोर है। जैसे एक तो राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति क्या करते होती है कि कहीं ना कहीं राज्य को कमजोर करती है ना, कि भाई दोनों अगर मान लो कि दोनों सदनों से अगर मान लो बाई कैमरल है तो दोनों सदनों से मान लो लेजिस्लेचर विधानमंडल से जो है बिल पास हो जाता है और फिर राज्यपाल के पास जाता है। अब राज्यपाल है क्या, वो केंद्र का एजेंट है माना जाता है, राजनैतिक नियुक्ति ही होती है, बहुत कम ही होंगे जहां पे नहीं होंगे। अब वहां पे कोई राष्ट्रीय हित का अगर मान लो राष्ट्रीय संबंधित कोई विषय है तो राष्ट्रपति राज्यपाल क्या करता है, विधेयक को आरक्षित कर देता है, रिजर्व कर लेता है, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। अब राष्ट्रपति का मतलब केंद्र सरकार, राष्ट्रपति का मतलब ये नहीं कि उस विधेयक की जांच राष्ट्रपति करता, मंत्रिपरिषद करती है, और मंत्रिपरिषद यानी कि केंद्र सरकार जो आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है वो करती है जांच। राष्ट्रपति के पास जो विवेकाधिकार वाली शक्तियां वही राष्ट्रपति की हैं, बाकी राष्ट्रपति की कोई विवेकाधिकार की नहीं है। उसे सब कुछ पूरा काम किसके अनुसार करना होता है, मंत्रिपरिषद के काम करना होता है। ये भारत का संविधान कहता है। अगर आप इसमें कहोगे ठीक राष्ट्रपति अपने मन से काम करके कर ही नहीं सकता है, आर्टिकल 53 कहता है उसकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और वह मंत्रिपरिषद के अनुसार जो है कार्यों का अपने संचालन करेगा। हाँ, उसके जो अपने विवेकाधिकार हैं, जब चुनाव होते हैं लोकसभा के, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त होता है तब क्या हो सकता है, वह किसी भी पार्टी को, बड़ी पार्टी को, वैसा अमूमन तो यही नियम है कि बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। अब वहां पर मंत्रिपरिषद तो होगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी लोकसभा भंग है। जब लोकसभा भंग है तो एग्जीक्यूटिव कहां से होगी, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 75 का जो क्लॉज 3 है वो यही कहता है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अब लोकसभा ही संचालन नहीं है तो मंत्रिपरिषद कहां से होगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कहां से निकलती है, तो विधायिका से, लेजिस्लेचर से निकलती है। लेजिस्लेचर ही नहीं है तो विधायिका कहां से, वो एग्जीक्यूटिव कहां से होगी, मंत्रिपरिषद कहां से होगी। तब इस स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति अपने विवेक से जो है काम करता है ना, राष्ट्रपति जो है अपने विवेक से जो है वो काम करता है। ये चीज है ना, ये चीज। चलो अच्छा, तो ये दोनों यहाँ पे आप देखें कि आपकी जो स्टेटमेंट हमने क्लियर कर दिए हैं। आगे हमारा 132 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। हालांकि पीछे बताया था कि आपकी जो चौथी अनुसूची है वो किसमें है, तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है ना। कौन सी चौथी अनुसूची, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। दूसरी अनुसूची आप यहाँ पर देखेंगे, दूसरी अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है बताइए भाई। 7वीं अनुसूची में आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, बहुत सारे विषय हैं। कमेंट करके बताइए कि जो आपकी दूसरी अनुसूची है वो किससे संबंधित है। तो आप कहेंगे ये किससे हो जाएगी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएजी, इन सभी के वेतन और भत्तों से ये संबंधित जो है वो मानी जाएगी, है ना। वेतन और भत्तों से किसके, प्रेसिडेंट हो गए आपके, है ना, प्रेसिडेंट हो गए, एक एक पॉइंट याद रखो, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, हाई कोर्ट के जो आपके न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो आपके न्यायाधीश हैं, जो आपके सीएजी हैं, इन सभी के क्या हैं, तो वेतन और भत्ते, इनके क्या है भाई, पेमेंट और अलाउंसेस का जो निर्धारण है वो कौन करती है, आपकी पेमेंट एंड अलाउंसेस, है ना। ये कहां पर कौन डिसाइड करता है, कहां पे इनका वर्णन किया गया है, तो आप देखेंगे
अलाउंसेस जो हैं वो कहाँ पर हैं, तो आपकी जो सेकंड शेड्यूल है उसमें ये मेंशन किए गए ना, सेकंड शेड्यूल में ये सभी मेंशन है। सेकंड शेड्यूल में ये सारे मेंशन हैं। लेकिन उत्तर क्या होगा हमारा, उत्तर तो हमारा यहाँ पे होगा चौथी अनुसूची, है ना। उत्तर हमारा क्या होगा, चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची विकल्प बी में है। तो ये हम बता रहे हैं, ये तो आपका हो गया किससे, दूसरे अनुसूची संबंधित। अगर हम सातवीं से सूची अनुसूची की बात करें, यहाँ पर क्या है, तो आपकी देखेंगे 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट हो जाएंगी। वो कौन कौन सी लिस्ट हो जाएंगी, एक तो आपकी हो जाएगी यहाँ पर यूनियन लिस्ट, है ना, यूनियन लिस्ट वाली आपकी हो जाएगी यहाँ पर। फिर आप देखेंगे स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट हो जाएगी। और फिर यहाँ पर देखेंगे आप कॉन्करेंट लिस्ट हो जाएगी, है ना, कॉन्करेंट लिस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से 3 सूचियां है ना, 3 सूचियां हैं। 11वीं अनुसूची आपको पता ही है कि 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये जोड़ी गई थी। इसमें जो है आप देखेंगे फंक्शनल आइटम कितने हैं, 29। जो आपकी 11th शेड्यूल है उसमें 29 जो है फंक्शनल आइटम है। जो आपकी 12th शेड्यूल है उसमें कितने हैं, तो आप देखेंगे 18 जो है फंक्शनल आइटम है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप देखेंगे। और उसको किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो 74वां जो संविधान संशोधन होता है उसके द्वारा। और 74वां संविधान संशोधन जो है वो क्या कहते हैं कि इन्फोर्समेंट कब होता है, तो 1 जून 1993, 1 जून 1993 को। ठीक है, आप कहेंगे अच्छा ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से बढ़ेंगे किसमें, अपने आगे प्रश्न, आगे की ओर, है ना, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहे हैं क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं। क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, है ना। कौन से होते हैं ये, जोनल काउंसिल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जोनल काउंसिल्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं। और पूछ रहे हैं इसके सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, या फिर यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, बताइए भाई इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या होगा उत्तर, केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, या फिर भारत के प्रधानमंत्री। तो आप कहेंगे यूनियन होम मिनिस्टर। यूनियन होम मिनिस्टर जो है इसके क्या होते हैं, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट बनते हैं, एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं, सबको एक साथ यहाँ पर हम क्लियर करेंगे ना। चलिए इनको यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, आपको पता है क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल, रीजनल काउंसिल, ठीक है। इसके पहले अब रीजनल काउंसिल को समझने के पहले थोड़ा सा हम इसके इतिहास में जाते हैं। चीजें निकल के कहाँ से आई है, जो रीजनल काउंसिल होती है समझ निकल के कहाँ से आई है समझते हैं। आपको पता है कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के लिए, राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार पर बने कि ना बने, इसके लिए 1948 में एक जो है समिति एक आयोग बनाया जाता है। 1948 में एक आयोग बनता है, कौन सा आयोग, धर आयोग, है ना, धर आयोग। ये क्या करता है, धर आयोग जो है भाषा के आधार पर राज्य को बनाने की विरोध करता है, सिफारिश नहीं करता है। भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की सिफारिश नहीं करता। तो आप कहेंगे किस आधार पर करता है, तो ये जो भारत का भौतिक विभाजन नहीं है, भारत का भौतिक विभाजन है, प्रशासनिक दृष्टिकोण के हिसाब से, भारत के भौतिक विभाजन के हिसाब से राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करता है। कौन, धर आयोग। इसके बाद आप देखेंगे जैसे धर आयोग की रिपोर्ट आती है 1948 के लास्ट तक, उसके बाद 1948 49 के समय में बनता है जो है आपकी जेवीपी कमेटी, जेवीपी कमेटी। अब आप कहेंगे जेवीपी में होता कौन है, तो आपके देखेंगे यहाँ पर कि जेवीपी में कौन कौन होता है, तो जे का मतलब हो जाएगा यहाँ पर
जवाहरलाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू। इसके बाद वी का मतलब हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, है ना, वल्लभ भाई पटेल कर लो, वल्लभ भाई पटेल। और यहां पर देखेंगे आप पट्टाभी सीतारमैया, है ना, पट्टाभी सीतारमैया, है ना, जो कि साउथ से। इन 3 सदस्यों से मिलकर के कमेटी बनती है 1948 1949 के आसपास। और यहां पर आप देखेंगे कि किससे संबंधित थे, ये भी राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित थी, ठीक है। इसके बाद ये, क्योंकि आप देखेंगे कांग्रेस के सदस्य थे, इसके बाद जब ये भी कहीं ना कहीं विरोध करते हैं किस पर, तो भाषा के आधार पर राज्यों के बनाने से। उधर आप देखेंगे समय आता है कब, 1952 का। अब देखो यहाँ पे 1948 का हो गया, 1948 49 का हो गया, अब समय आया है 1952 का। कांग्रेस के ही एक सदस्य, कांग्रेस के ही एक सदस्य थे पोट्टी श्री रामुल्लू, है ना, पोट्टी श्री रामुल्लू जो है कांग्रेस के ही सदस्य थे। और ये जो है भाषा के आधार पर राज्य को बनाने के लिए आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, ठीक है। लोकप्रिय व्यक्ति थे, किसके लिए बैठ जाते हैं, तो भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के लिए। कब, 1952 में जो है कौन, पोट्टी श्री रामुल्लू, और ये रहते हैं कांग्रेस के सदस्य। 53 दिन के आमरण अनशन के बाद इनकी हो जाती है मृत्यु। 53 दिन तक जो है ये आमरण अनशन करते हैं कि भाई जब तक भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे, हम अपना आमरण मतलब मरने तक अन्न जल त्याग देंगे। तो 53 दिन की बाद इनकी मृत्यु हो जाती है आमरण अनशन से, ये मर जाते हैं। तो आप देखेंगे वहां पर जो है भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने को लेकर के जो विरोध था, जो आक्रोश था, वो क्या हो जाता है, प्रबल, इनकी मृत्यु हो जाती है ना, इस चीज को ध्यान रखना। अब ये भी कांग्रेस का ही व्यक्ति मर रहा है। अभी हम नवजात जो है राष्ट्र के रूप में निकले हैं, अभी तो हम नवजात हैं, 1947 में तो हम आजाद हुए हैं। और यहाँ पर एक नया मतलब देश के अंदर ही आप देखेंगे कि जो है असंतोष की भावना है। और ये देश किसका है, हमारे देश के नागरिकों के लिए, भारतीयों के लिए तो भारत है। तो जो उनकी डिमांड है, जो जनसमूह कहेगा हमें, क्योंकि लोकतंत्र हमारे यहाँ डेमोक्रेसी हमने अपने संविधान में अपनाया था, तो जो जनता की मांग होगी अगर वो जायज है तो पूरी की जाएगी, इलीगल है तो कोई बात ही नहीं। अब अगर हमारी देश जनता कहते हम संसद भवन पे कब्जा करेंगे तो भाई वो थोड़े माना जाएगा, लीगल है उसमें। तो ये सारी चीजें हैं। तो भाषा के आधार पर तेलुगु भाषियों के लिए वो एक अलग स्टेट की मांग कर रहे थे। कौन, पोट्टी श्री रामुल्लू जो है 1952 में, किससे, तो एक प्रांत था उससे अलग होकर के जो है आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे, तेलुगु भाषियों के लिए एक राज्य बना दिया जाए, ठीक है। तो जब इनकी मृत्यु होती है तो वहां पे जो जन आक्रोश है वो प्रबल हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, समय आता है 1953 का। कब आता है, 1953 का। और एक बनाया जाता है फजल अली आयोग, फजल 3 सदस्यीय। अब आप कहेंगे ये क्या बता रहे हैं, कहाँ आप पढ़ा रहे थे क्षेत्रीय परिषद, कहाँ आप आ गए पोट्टी श्री रामुल्लू और ये आंध्र प्रदेश और धरा योग में। तो क्यों, क्योंकि जो क्षेत्रीय परिषद है ना, लोगों को यहीं से महसूस हुआ कि अगर मान लो भाषा के आधार पर राज्य बनते हैं, इन फ्यूचर कहीं से उनमें क्षेत्रवाद की भावना आ गई, अलगाववाद की भावना आ गई। तो साथ साथ ठीक है, क्योंकि वो कहानी सीधे है ना, हम आगे बताएंगे आपको क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, क्यों यहां से आपको हम जोड़ रहे हैं, है ना। इतिहास क्या है आप देखेंगे रीजनल काउंसिल का, हम वहां से आपको जोड़ रहे हैं। तो 3 सदस्यीय जो है फजल अली आयोग बनता है। ये सारे जितना हम यहाँ पर एक एक पॉइंट बताएंगे वो सारे अब आपके इंपॉर्टेंट है। फजल अली आयोग का गठन कब होता है, तो आप कहेंगे 1953 में। कितने सदस्य होता है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप कहेंगे ये था भाई कितने, 3 सदस्य जो है ये आयोग था। कितने, 3 सदस्यीय आयोग था। वो 3 सदस्य कौन कौन थे भाई, फजल अली ये तो चेयरमैन ही हो गए, फजल अली जो है इस आयोग के, इस कमीशन के क्या थे, चेयरमैन थे। इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना, फजल अली थे चेयरमैन। उसके बाद आप कहेंगे 2 अन्य सदस्य कौन थे, तो 2 जो अन्य सदस्य थे उनमें एक थे हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। और दूसरे कौन थे, तो आप कहेंगे दूसरे सदस्य थे भाई KM पडिक्कर। KM पूछा जाता है एक एक कि अन्य 2 सदस्य कौन थे, है ना, स्टेटमेंट में पूछ लेंगे, ठीक है। कितने सदस्यीय आयोग था, तो 3 सदस्य था। कौन सा, फजल अली आयोग 1953 में बनता है। कब फ्रेम होता है,
फजल अली आयोग, तो आप कहेंगे 1953 में। या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि 1953 में गठित, इसका एक नाम क्या था? ये तो फजल अली के नाम पर पड़ा भाई, फजल अली आयोग। इसका वास्तव में नाम क्या था? इसका वास्तव में जो ऑफिशियल नेम क्या था? तो आप कहेंगे ऑफिशियल नेम इसका भाई था क्या? राज्य पुनर्गठन आयोग। नेम क्या था ऑफिशियल? आप पूछेंगे तो नाम क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग। अगर मान लो आपसे प्रश्न पूछ लिया कि बताओ राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे फजल अली। अगर मान लो प्रश्न पूछ लिया आपसे कि राज्य पुनर्गठन आयोग कितने सदस्यीय था, 1 सदस्यीय था, 2 सदस्यीय था, 3 सदस्यीय था, 5 सदस्यीय था, तो आप कहेंगे 3 सदस्यीय था, ठीक है। इसके बाद मान लो अगर आपसे पूछ लिया कि वो तीनों सदस्यों के नाम कौन कौन, फजल अली, राज्य पुनर्गठन आयोग में निम्न में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं था, तो 3 तो ऑप्शन रहेंगे आपके, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पडिक्कर, एक और दे दिया पट्टाभी सीतारामन, इनमें से कोई और नहीं। तो आप आया भी एग्जाम में, कई बार आया, किसी वनडे एग्जाम में मुझे याद है पूछा गया, पीसीएस के एग्जाम में कई बार आया है ना। कब बनता है? 1953। रिपोर्ट कब देता है? रिपोर्ट कब देता है फजल अली आयोग अपनी? रिपोर्ट कब देता है? तो आप कहेंगे ये अपनी जो है रिपोर्ट 1955 में देता है। रिपोर्ट देता है 1955 में, है ना। इसकी जो सिफारिश आती है 1955 में, किसकी? तो जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की। इसी के आधार पर 1956 में, इसी के आधार पर 1956 में, नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर क्या बनते हैं? भाषा के आधार पर 14 राज्य, 14 राज्य, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी, यानी कि 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर नवंबर 1956 में कितने राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, या फिर कितने जो है कहते हैं केंद्र शासित प्रदेशों बने थे। तो 14 आपके इस राज्य और 6 केंद्र शासित बने थे राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। कब? तो आप देखेंगे नवंबर 1956 में, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। राज्य पुनर्गठन जो आपका आयोग था, इसी की सिफारिश पर, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर ही आप देखेंगे क्या निकल के आता है? क्षेत्रीय परिषद का कॉन्सेप्ट, यानी कि रीजनल काउंसिल। ये कहते हैं कि देश में 5 जो है रीजनल काउंसिल भी होनी चाहिए। कौन कौन सी? नॉर्थ रीजनल काउंसिल, मिड रीजनल काउंसिल, ईस्ट रीजनल काउंसिल, वेस्ट रीजनल काउंसिल और साउथ रीजनल काउंसिल, ठीक है। 5 क्षेत्रीय परिषदें होनी चाहिए, परिषद होनी चाहिए। तो अब अगर सबसे पहले यहीं से क्लियर हो जाएगा, अगर वो राज्य पुनर्गठन, हाँ सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे एक चीज और रह गई है कि इस आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके बाद क्या होता है कि सिफारिश देता है कब? 1955 में। इसकी सिफारिश आती है 1955 में। इसकी सिफारिश के बाद नवंबर 1956 में क्या होता है? एक अधिनियम लाया जाता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य एक पॉइंट रह गया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं। एक आता है अधिनियम, कौन सा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आता है? तो आप कहेंगे ये आएगा 1956 में। इसी के आधार पर आप देखेंगे नवंबर 1956 में जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। और जो भी बहुत लंबी इसकी सिफारिश थी, आयोगों की जो सिफारिश होती है, बहुत 2-2 साल तक काम किया है ना, तो रिपोर्ट क्या देंगे? लंबी देते, हजारों पेज में देते हैं, है ना। चार्जशीट, अगर कोई आप क्राइम करते हो तो उसकी चार्जशीट जो सैकड़ों पन्ने की होती है। तो ये तो पुनर्गठन आयोग है, देश का एक क्या कहते हैं, एक भौतिक स्वरूप बदलने, राजनीतिक स्वरूप बदलने वाला था ना। तो इसी के आधार पर निकल के आता है क्या? रीजनल काउंसिल का कॉन्सेप्ट, रीजनल काउंसिल का कॉन्सेप्ट। और क्या होता है कि इसी के आधार पर 5 जो है रीजनल काउंसिल बनाई जाती हैं, 5 जो है क्षेत्रीय परिषद। यानी कि वर्तमान में अगर पूछा जाए कि भारत में कितनी रीजनल काउंसिल है, तो आप क्या कहेंगे कि 5 हैं भाई। कितनी है? तो 5 जो है भारत में रीजनल काउंसिल हैं। अब ये सारी चीज आपको क्लियर हुई, 5 रीजनल काउंसिल हैं। अब यहां पे देखेंगे अगले पेज की ओर, जो ये रीजनल काउंसिल हैं, समझ लो संख्या कितनी है ना। संख्या कितनी है? संख्या इनकी है भाई 5। फिर आप कहेंगे
कौन कौन सी? एक तो हो गई आपकी उत्तर क्षेत्रीय परिषद, उत्तर क्षेत्रीय परिषद। इसमें आप देखें कौन कौन इसका सदस्य है, तो जम्मू और कश्मीर इसके सदस्य हैं, ठीक है, पंजाब इसके सदस्य हैं, हरियाणा इसके सदस्य हैं, हिमाचल प्रदेश इसका सदस्य है ना, इस तरीके से आप देखेंगे। फिर आप देखेंगे मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। फिर आप देखेंगे पूर्व क्षेत्रीय परिषद, पूर्व क्षेत्रीय परिषद, है ना। इसके बाद आप देखेंगे मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्व क्षेत्रीय परिषद हो गया, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। फिर आप देखेंगे कौन सा? पश्चिम क्षेत्रीय परिषद। पूरे जो भारत के 28 राज्य वर्तमान में हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो इन्हीं जो है 5 क्षेत्रीय परिषद, और इसके बाद एक है आपका उत्तर पूर्वी विकास परिषद करके, हाँ, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, वो बनता है 1971 में। तो वो जो 7 नॉर्थ ईस्ट के जो आपके 7 स्टेट हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए, 7 स्टेट जो आपके नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो यानी कि 21 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो इन्हीं 5 क्षेत्रीय परिषदों में आते हैं। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, समझ में आया। अब आपको सबको नहीं याद रख, ये नहीं पूछ लिया जाएगा कि बताओ केरला जो है किस क्षेत्रीय परिषद में है, या फिर महाराष्ट्र जो है किस क्षेत्रीय परिषद में, इस तरीके से नहीं पूछेंगे। अब आपको जानकारी ये रखनी है कि जो उत्तर प्रदेश इनमें से किसका जो है सदस्य है। तो अगर यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो उत्तर प्रदेश आपका है, उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। तो अब यह भी पूछा जा सकता है, अगर उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है तो पूछ सकते हैं ना, ये बताओ अच्छा उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आता है। भाई पूछा जा सकता है, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई ना, मध्य क्षेत्रीय परिषद जो है वो आपके लिए यहां से महत्वपूर्ण हो जाती है, तो पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा अन्य कौन कौन से स्टेट हैं, तो आप देखेंगे उत्तराखंड है ना, ये भी मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। इसके बाद यूपी तो है ही, उत्तर प्रदेश तो है ही, है ना, एक बार बता रहे हैं आपको हम, उत्तर प्रदेश तो सदस्य है ही। इसके बाद आपका जो मध्य प्रदेश है वो भी सदस्य है, मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश भी याद करने का थोड़ा आसान बनाते हैं, आप भूलोगे नहीं जल्दी। मध्य प्रदेश के बाद कौन है आपका? छत्तीसगढ़। ये भी आप देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। अब देखो यहां पर 2 स्टेट याद रखो, एक उत्तर प्रदेश, एक मध्य प्रदेश। देखो अगर मिड में देखा जाए, अगर हम मध्य भारत की बात करें, 2 ही ऐसे आपके प्रांत हैं जहां पर प्रदेश लग रहा है, ना तो बिहार में लग रहा है, ना तो राजस्थान में लग रहा है, ना तो उत्तराखंड में लग रहा है, ना तो छत्तीसगढ़ में लग रहा है, ना तो झारखंड में लग रहा है, ना तो गुजरात में लग रहा है ना। कहां पे लग रहा है? आप कहेंगे कि सिर्फ 2 ही में लग रहा है, फिर तो साउथ में लग ही रहा प्रदेश, आंध्र प्रदेश लग रहा है ना, वहां पे साउथ में लग रहा है। यहां पर जो बीच में है 2 ही में प्रदेश लग रहा है, एक मध्य प्रदेश में और एक उत्तर प्रदेश मध्य में। अब मध्य प्रांत की ही बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में जाएगा कि अच्छा मध्य में कौन से 2 स्टेट स्थित हैं, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कहां कहां प्रदेश लग रहा है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। आप बताओ उत्तर प्रदेश से किस राज्य का निर्माण होता है, उत्तर प्रदेश से जो है किस राज्य का निर्माण होता है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश से होता है उत्तराखंड का निर्माण। और बताओ मध्य प्रदेश से किसका निर्माण हो रहा है, तो आप कहेंगे हो रहा है छत्तीसगढ़ का निर्माण। तो बस मूलतः कितने हैं? मूलतः 2 ही हैं, और फिर दोनों से जिनका निर्माण हुआ है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनता है और उत्तर प्रदेश से कौन बनता है? उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनता है। उत्तराखंड कब बनता है, तो आप कहेंगे कि उत्तराखंड फ्रेम होता है भाई, कब फ्रेम होता है, तो आप कहेंगे कि 9 नवंबर सन 2000 को ना, 9 नवंबर सन 2000 को। और ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कब बनता है, तो 1 नवंबर सन 2000 को। 2000 में 3 स्टेट बने थे, 15 नवंबर
सन 2000 को झारखंड बनता है, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बनता है, और 1 को छत्तीसगढ़ बनता है, 9 को आपका उत्तराखंड बनता है। तो अगर आपने मूलतः ये दोनों याद कर लिए है ना, ये दोनों याद कर लिए, तो इनसे जो 2 स्टेट बन रहे हैं वो तो आपको भी आसान ही हो जाएगा। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ काट के बनाया जाता है, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, और यही 4 स्टेट जो है मध्य क्षेत्रीय परिषद के जो है सदस्य हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद जो होते हैं, चाहे आपका उत्तर हो, इनका एक अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषदों का चेयरमैन कौन होता है? होम मिनिस्टर, है ना। अगर यहाँ पर पूछ लें कि बताओ जो आपकी क्षेत्रीय परिषदें हैं इनका चेयरमैन कौन होता है, तो आप क्या कहेंगे? इनके चेयरमैन होते हैं भाई देश के जो होम मिनिस्टर होते हैं, है ना। देश के जो होते हैं होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर वो होते हैं क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य, होम मिनिस्टर, ठीक है। फिर आप कहेंगे अच्छा बताओ डिप्टी चेयरमैन कौन होता है? डिप्टी चेयरमैन कौन होता है? अब देखो, जैसे उत्तर क्षेत्रीय परिषद होगी, उत्तर क्षेत्रीय परिषद, तो इसके चेयरमैन कौन हुए? होम मिनिस्टर हुए। मध्य क्षेत्रीय परिषद है तो इसके चेयरमैन कौन हुए? तो होम मिनिस्टर हुए। पूर्व क्षेत्रीय परिषद है, इसके भी चेयरमैन कौन हुए? ये 5 है ना, इनके भी हुए, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक जो क्षेत्रीय परिषद होगी, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का एक क्या होता है? डिप्टी चेयरमैन होता है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का एक क्या होता है? उपाध्यक्ष होता है। एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। तो कौन उपाध्यक्ष हो जाएगा? तो जो राज्य का मुख्यमंत्री होगा, है ना, राज्य का मुख्यमंत्री। अब आपके मन में फिर प्रश्न आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। अब यहां पर भी प्रश्न आना चाहिए। क्या प्रश्न आएगा? राज्य का मुख्यमंत्री। अब आपके मन में यहां प्रश्न आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ रहे हैं, और जो है आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट कर रहे हैं अगर इतना ध्यान नहीं आया। हमने कहा कि जो 5 क्षेत्रीय परिषद है वो अलग अलग है। मध्य का उत्तर से क्या लेना देना है? उत्तर का साउथ वाले क्षेत्रीय परिषद से क्या लेना देना है? हम बात यहाँ पे पर्टिकुलर, सबका नियम एक ही है। अगर हम मध्य प्रांत की जो मध्य क्षेत्रीय परिषद उसकी बात करें तो वहां पर 4 स्टेट हैं, 4 स्टेट के 4 मुख्यमंत्री हैं। इस जो आपकी मध्य क्षेत्रीय परिषद अभी हाल ही में इसकी बैठक बनारस में हुई थी, अमित शाह जी क्योंकि होम मिनिस्टर उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। चारों स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसमें शामिल हुए थे। हमने कहा कि इसमें जो उपाध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री। अब यहाँ पर फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम जो है यहाँ पर उत्पन्न होगी कि भाई 4 जब स्टेट हैं तो किस राज्य का मुख्यमंत्री इसका उपाध्यक्ष बनेगा, जो है डिप्टी चेयरमैन। तो आपको यहाँ याद रखना कि बारी बारी से रोटेशनल क्रम में जो है 1 साल के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इसके चेयरमैन जो डिप्टी चेयरमैन रहेंगे, 1 वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो डिप्टी चेयरमैन रहेंगे, फिर 1 वर्ष के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके चेयरमैन रहेंगे, और 1 वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इसके चेयरमैन रहेंगे। फिर शुरू होगा, फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, यानी इस तरीके से रोटेशनल तरीके से हर 1 वर्ष के लिए जो है ये जो है चलता रहता है। ठीक समझ में आया? हर 1 वर्ष के लिए। इसी तरीके से उत्तर क्षेत्रीय परिषद है, उसके जो स्टेट है राजस्थान वगैरह उसमें है, तो वो क्या होंगे? वो भी 1 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष का दर्जा प्राप्त करेंगे। तो ये यहाँ से सारे फैक्ट। दूसरी चीज, हाँ, अब हमने बताया था कि जो आपकी रीजनल काउंसिल है इसका जो गठन होता है, जो रीजनल काउंसिल है इसका गठन जो है राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है वो सिफारिश कौन देता है? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1956 में राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है वो लाया जाता है, वो पारित होता है ना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है पारित होता है। तो आपको उसी के द्वारा जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, कौन सा? आपका रीजनल काउंसिल का। तो क्या इनके लिए कोई आर्टिकल डेडिकेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में? आज तक आपने पढ़ा है कि ये आर्टिकल जो है वो रीजनल काउंसिल का है? आज तक तो पढ़ा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके रीजनल काउंसिल्स हैं, एक्ट तो है ना, तो ये कैसी हो जाएंगी? स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल। स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल तब होती भाई जब इनके लिए कोई आर्टिकल होता, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। क्या है ये है स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। यानी कि सांविधिक, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक कहो या फिर वैधानिक कह लो, एक ही बात है। तो ये सारी चीजें यहां से थी, इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप जो है
स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो ना, जैसी आपकी इच्छा हो। होम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष ने बताया यहाँ पर, ठीक है। सीएम यहाँ पर आप देखेंगे रोटेशनल क्रम में क्या होते हैं। हाँ, इसके लिए एक चीज ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो हमने बताना भूल गए आपको। क्या था वो वाला, बताओ। नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट हैं, तो आप कहेंगे उनके लिए भाई 7 स्टेट यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेंगे। कितने, 7 स्टेट, है ना। तो क्या होता है कि 1971 में उनके लिए क्या ला जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, है ना, उत्तर पूर्वी परिषद। उत्तर पूर्वी परिषद यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कब लाया जाता है ये, तो 1971 में, ये भी याद रखना, ठीक है। उत्तर पूर्वी परिषद, उत्तर पूर्वी परिषद कब लाई जाती है, 1971 में। जो आपके क्यों, क्योंकि उनकी देखो रीजन क्या है कि जैसे जिस स्टेट की डिमांड, आप देखोगे मिजोरम में अभी ट्रेन पहुंची है, कब पहुंची है, 2025 में। कब पहुंची है, 2025 में। क्या उत्तर प्रदेश में 2025 में ट्रेन पहुंची है, या फिर 10 साल 20 साल पहले, 50 साल पहले, या फिर और देखा है 70-80 साल या 100 साल पहले हमारे यहाँ पे ट्रेन पहुंची होगी। क्यों, वो भी तो भारत का ही हिस्सा है, क्यों उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। तो आप कहेंगे कि वहां की जो भौतिक स्थिति है, जो भौतिक विभाजन है, वो अन्य राज्यों की अपेक्षा अलग है, तो उनकी भी जरूरतें भी अलग हैं। वहां पर आप देखेंगे बिजली की व्यवस्था, या फिर नेट जैसी, जो हमारे यहाँ पे 5G वगैरह चल रहा है किसी भी कोने में, आज तो ये कंडीशन जैसे जैसे आप शहर में है, तो किसी भी कोने में चले जाएंगे आपको 5G 4G तो एटलीस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, नेट आपका चलेगा, बेशक स्पीड उसकी स्लो हो जाए। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट अभी भी ऐसे वहां पर गांव हैं जहां पर लाइट तो मान लो जा चुकी है, लेकिन वहां पर अभी भी नेट की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, या फिर है ही नहीं है, उनको नेट का कनेक्ट करने के लिए कहीं शहर में जाना पड़ता है। इस तरीके की वहां पर ट्रेन अभी वहां पर पहुंची है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए विकास की दृष्टि से उनकी भौतिक जो आप देखेंगे जियोग्राफी, उनके जो कंडीशन फिजिकल जो उनकी जियोग्राफी है वो इस तरीके की है, वहां पर उस तरीके का विकास नहीं हो पाता, तो उनकी जरूरतें भी अलग हैं। तो इसी जरूरतों को ध्यान में रखना हो, यानी कि जो प्राकृतिक देश का विभाजन है उसको ध्यान में रखते हुए उनके लिए जो है 1971 में अलग से क्या बनाया जाता है, तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। और इसका भी जो चेयरमैन होता है वो देश का होम मिनिस्टर ही होता है, होम मिनिस्टर ही होता है, ठीक है। तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वाले पेज का। बेहतर ये होगा कि आप नोट्स बना लें, बाकी जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। उसके पहले आपका ये वाला पेज था, ये भी आपके लिए यहाँ पर देखेंगे कि महत्वपूर्ण है ना। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड कौन कौन से होते हैं भाई, स्टैंडर्ड कौन कौन से होते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड की बात कर लोगे तो जैसे देश का प्राकृतिक विभाजन ध्यान में रखा जाता है, जो आपकी रिवर सिस्टम है उनको ध्यान में रखा जाता है ना, कि कौन सी नदी एक ही राज्य में जो है बह रही है। और जो आप देखेंगे कल्चरल या फिर जो आपको लैंग्वेज वाला रिलेशन वो ध्यान में रखा जाता है। और देखेंगे यहाँ पर इकोनॉमिकल वगैरह की किस तरीके से सिक्योरिटी है ना, और किस तरीके का विकास है, वो सारे स्टैंडर्ड जो होते हैं उनको ध्यान में यहाँ पर रखा जाता है ना। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम बताइए। किसके द्वारा परिवर्तित किया गया था। अभी देखो यही एक प्रश्न जो है लैंग्वेज को घुमा घुमा करके 3-4 बार जो है हमारे इसी यानी एक ही एग्जाम के पेपर में एक ही साल में कई बार पूछा गया है। आप देखेंगे 42 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है यही तो था 1976 में। समाजवाद, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे किसमें, प्रेम्बल में, है ना। तो अभी अगर पूछ लिया जाए कि भारत की स्थिति, संवैधानिक स्थिति क्या है, तो आप कहेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की है। तो आप कहेंगे जब संविधान लागू हुआ था तब भारत की संवैधानिक स्थिति क्या हुई थी, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था ही। अरे संप्रभुता का, सोवेनिटी का मतलब क्या हुआ, सोवेनिटी का मतलब ये हुआ कि भारत के आंतरिक और बाह्य मामलों में कोई दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक, वहां पर हम 1 सेकंड, उसमें क्या है, हम लोग स्वतंत्र हैं, जो भी फैसला लेंगे देश के नागरिक अपने आंतरिक मामलों में। देखो ऐसा होता ना, अभी पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया, क्या विपक्ष क्या सत्ता पक्ष सभी मिलकर एक ही सुर में कह रहा था कि भाई इनको इनकी भाषा में जवाब दिया जाए,
और ये हमारा आंतरिक मामला है, तो हम क्या रणनीति हमें बनानी है, हम बना करके जो है इनका जवाब देंगे। वहां पर ना तो कोई विपक्ष है और ना ही कोई सत्ता पक्ष है, हम सभी भारतीय हैं, है ना। तो ये है सॉवरेनिटी, यानी कि हम अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र हैं, ठीक। दूसरे कोई देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर वास्तव में देखा जाए उस दृष्टि से, तो जो ये डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो क्या कहते हैं ट्वीट आया था कि हमने जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध को रोका है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ था। वास्तव में अगर देखा जाए तो वो हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ था। अगर हमारे और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है तो कोई तीसरा देश उसमें क्यों हस्तक्षेप कर रहा है, या फिर वो कह रहा है कि हमने जो है इनको जो है युद्ध बंद करा। वो हमारा अपना निजी फैसला होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ था, ये चीज़ सत्य है। तो ये हो गया ना। तो जब हमारा संविधान लागू था तब हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन क्या थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की। ना तो वहां पे समाजवाद था प्रियम्बल के अकॉर्डिंग, यहाँ बात किसके चले, प्रियम्बल के अकॉर्डिंग, ना तो हम समाजवादी थे और ना ही धर्मनिरपेक्षता थी। प्रियम्बल में नहीं थी, थे तो पहले से ही। अब क्या है वर्तमान की, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य की, जो कि धर्मनिरपेक्ष है ना। ये हमारी जो है अभी क्या है स्टेटस है प्रियम्बल के अकॉर्डिंग हमारे देश का। तो आपका विकल्प जो सी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान का भाग 4 ए किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनसे। इनका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, एक वेलफेयर स्टेट बनाना, एक वेलफेयर स्टेट बनाना, यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना, है ना, वेलफेयर स्टेट को बनाना, ठीक। ये है इनका क्या उद्देश्य, इसका डीपीएसपी का, है ना। और इसी के अकॉर्डिंग जो है नीतियों का निर्माण किया जाता है, इसी के अकॉर्डिंग जो है नीतियों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति के पारिश्रमिक भत्ते और विशेषाधिकारों यानी कि जो हमारे प्रिविलेजेस हैं उनको शामिल किया गया है। अभी पीछे ही देखो रिपीट हुआ है ना ये वाला प्रश्न, एक बार देखते हैं, आपको दिखाते हैं ये वाला प्रश्न कहाँ पे रिपीट हुआ है। अच्छा रिपीट नहीं, हमने डिटेल में बता दिया था। हाँ देखो यहाँ पर पूछा ना, ऑप्शन में दिया हुआ था सेकंड शेड्यूल, तो वही चीज तो है। सेकंड शेड्यूल क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और जो आपका सीएजी होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसके क्या होते हैं वेतन, भत्ते, पेमेंट, अलाउंसेज और जो प्रिविलेजेस होते हैं उनके जो विशेषाधिकार होते हैं उनको कहाँ पे शामिल किया गया है, तो सेकंड शेड्यूल में, है ना, सेकंड शेड्यूल में। तो विकल्प जो बी है वो यहाँ पर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। पहली जो आपकी फर्स्ट शेड्यूल है इसमें क्या है, तो केंद्र और राज्यों के नाम है ना, यानी कि स्टेट एंड जो आपकी यूनियन टेरिटरी है उनके यहाँ पर नाम है। आर्टिकल की बात कर लोगे तो आर्टिकल कौन से हो जाएंगे, 1 से लेकर के 4 तक, है ना, 1 से लेकर के 4 तक। फिर यहाँ पर देखेंगे आप जो छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची में क्या है, तो त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, है ना, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, क्या है इसमें, हाँ मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। इनके यहाँ पे जो आप देखेंगे क्या है, तो इनका जो यहाँ पे संचालन किस तरीके से करना है वो सारी चीजें यहाँ पे है ना, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, कौन से 4 स्टेट हैं वो स्टेट पूछ लेते हैं। तो आप कहेंगे असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये 4 स्टेट हैं, ठीक है। यहाँ के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां पे किस तरीके से संचालन करना है इसके विषय में वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो छठी अनुसूची में। तृतीय अनुसूची में क्या है, तृतीय अनुसूची में आप कहेंगे क्या हो जाएगा भाई, तृतीय अनुसूची में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि तीसरी जो अनुसूची है वो शपथ से संबंधित है, शपथ से। लेकिन आप देख, आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति की शपथ, बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते और जो प्रिविलेजेस यानी कि जो विशेषाधिकार हैं वो किस में है, तो आप कहेंगे वो कहां पर है, तो दूसरे अनुसूची में। लेकिन उनकी शपथ तीसरे अनुसूची में नहीं है, इन दोनों को फिर हटा दो, इन दोनों लोगों को हटा दो, बड़ा कंफ्यूजन रहता है ना। जो राष्ट्रपति की शपथ है, राष्ट्रपति कहां शपथ लेता है, आर्टिकल में दिया हुआ है राष्ट्रपति की शपथ कहां पे है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 60 में है, आर्टिकल 60 में है। उपराष्ट्रपति की शपथ कहां पर है, उपराष्ट्रपति की शपथ, तो क्या कहेंगे आर्टिकल 69 में है। उपराष्ट्रपति की भाई शपथ कहां पर है,
तो आप कहेंगे आर्टिकल 69 में। बड़ा कंफ्यूजन रहता है, लोगों को क्या लगता है, हमको भी पहले ये कंफ्यूजन होता था कि भाई जब इनके विषय में वर्णन जो है द्वितीय अनुसूची में इनकी जो है शपथ का क्या कहते हैं वेतन भत्तों का है, तो तीसरी अनुसूची में इन्हीं की शपथ होगी। नहीं, इनकी अनुसूची के लिए आर्टिकल डेडिकेटेड है ना, तो इन लोगों की शपथ इसमें नहीं है। तो किसकी हो जाएगी, जो मंत्री वगैरह शपथ लेते हैं उन लोगों की शपथ का वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो आप देखेंगे कि जो है तीसरी जो है अनुसूची में किया गया है ना, तीसरी अनुसूची में किया गया है। चौथी अनुसूची में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा का जो है, राज्यसभा की सीटों का जो है आवंटन है ना, राज्यसभा की सीटों का यहाँ पे आवंटन है। सांसदों की शपथ वगैरह, जो एमपी एमएलए नहीं होते हैं आपके, एमपी वगैरह, एमपी वगैरह, उनकी यहाँ पे शपथ है। द्वितीय हो गई, पहली बता ही दिया है कि यूनियन टेरिटरी और स्टेट के नाम है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ के क्या है, तो क्षेत्रीय जो आपके क्या कहते हैं जनजातीय क्षेत्र, वहां के प्रशासन की बात की जा रही है। और आप देखेंगे जो पांचवी अनुसूची है वो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित है ना, अनुसूचित क्षेत्र और जो है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। सातवीं जो अनुसूची है, जो आपकी सातवीं अनुसूची है, उसमें 3 सूचियां यानी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। आठवीं अनुसूची में क्या है, तो आप देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस, आपकी जो राज मान्यता प्राप्त भाषाएं संविधान में है ना, जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनका वहां पे वर्णन किया गया है। 9वीं अनुसूची में लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। 10वीं अनुसूची जो है एंटी डिफेक्शन लॉ से जो है संबंधित है। फिर 11th शेड्यूल जो है वो पंचायतों से हो जाएगी, और जो आपकी क्या कहते हैं जो 12 आपकी शेड्यूल होगी 12 वाली, वो अर्बन जो आपका क्या कहते हैं लोकल बॉडीज हैं उनसे रिलेटेड हो जाएगी है ना। फिर यहाँ पर देखेंगे 137 नंबर क्वेश्चन, करें संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर किसी राज्य की सभी या किसी की जरूरत को पूरा करता है, ये भी पीछे डिटेल में बता ही चुके हैं। तो राज्य के राज्यपाल के कहने पर, और राज्य का राज्यपाल किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग करता है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 315 के अकॉर्डिंग है ना, अनुच्छेद 315 के अकॉर्डिंग अगर राज्य के राज्यपाल जो यूपीएससी से अपने राज्य की किसी सेवा में जो हेल्प मांगते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग उस हेल्प को कर सकता है ना। ये चीज जो है कहां पे दी गई है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 315 में, अनुच्छेद 315 में है ना। यहां से आगे बढ़ेंगे हम, यहां से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि नगर निगम बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता, या फिर आप देखेंगे मेयर करते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर म्यूनिसिपल कमिश्नर। नहीं, कौन करता है, महापौर। महापौर। किसी भी नगर निगम की पहली महिला का पहला सदस्य कौन होता है, तो महापौर होता है ना, महापौर होता है। जैसे कानपुर नगर निगम है तो उसकी महापौर कौन है, प्रमिला पांडे है। तो कानपुर नगर निगम की क्या है, पहली सदस्य है, पहली सदस्य है ना। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलो अच्छा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा वनों, जंगली जंतुओं, पक्षियों की सुरक्षा के विषयों का स्थानांतरण राज्य सूची से समवर्ती सूची में हुआ। डिटेल में पहले बता चुके हैं है ना। फिर अगर देखो 1900 जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके द्वारा जो है राज्य सूची के 5 विषयों को उठा करके कहां पे रख दिया गया था, समवर्ती सूची में, जिससे समवर्ती सूची के विषयों की संख्या 47 से बढ़कर कितनी हो गई थी, 52। वो 5 विषय कौन कौन से थे, तो माप तौल वाला था, न्याय प्रशासन था, शिक्षा थी, वन थे, वन एवं जो है वन्य जीव और जंगली जंतुओं पक्षियों का संरक्षण है ना। ये 5 विषय थे। तो ये किसमें हुए थे, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा है ना। ये बता चुके हैं पीछे डिटेल में, सारी जानकारी आपको डिटेल में हमने दिया है ना। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर। हमारे संस्थान स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा उत्तर प्रदेश जो दरोगा भर्ती है उसके लिए जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स लाया गया है ना। कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स है। ये अवेलेबल कहाँ पे अगर बताएं तो हम ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जो है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में ये जो है अवेलेबल है हमारा जो कोर्स है ये, ठीक है। और इसका जो प्राइस है वो 2499 रुपये है। लेकिन अगर आप वहाँ पर ये कूपन कोड यूज करते हैं, कौन सा, ज्ञान सर डिस्काउंट, तो यही 2499 रुपये का जो कोर्स है आपको मात्र 499 रुपये का जो है पड़ेगा, ठीक है। और ये जो हमारा कोर्स होगा ये बायलिंगुअल होगा। हमने फिर कहा था किसी भी एग्जाम की सफलता इस पर डिपेंड करती है कि वास्तव में आपने किस संस्थान से तैयारी की और कितना पढ़ा, कैसा पढ़ा, ठीक है।
जो हमारा कंटेंट होता है, आपको पता है एससीएस का जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड होता है, लेकिन नपा तुला, वैसे भर भर के नहीं कुछ भी आपको दिया जा रहा नहीं। जो सिलेबस है, जो विज्ञापन में जो उनका सिलेबस है, जितने पॉइंट का है, पूरा एग्जैक्ट सिलेबस का जो कंटेंट है वही हमारी टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो फीचर्स कौन से हैं? एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल है, कंप्लीट पीपीटी नोट्स आपको दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो 2017 का यूपीएसआई का पेपर हुआ है, जो 2021 में मल्टी शिफ्ट में यूपीएसआई का पेपर हुआ है, सबका रिव्यू लेने के बाद ही आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा कंटेंट है वो तैयार किया गया, उसी आधार पर टीचर्स ने यहाँ पर आपको पढ़ाया भी। ठीक है, तो एक्सपीरियंस टीचर के थ्रू ये कंटेंट जो है बिल्कुल डिलीवर किया गया है, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो टिल एग्जाम अथवा जो है 2026 तक, उसके पहले आपको पता है कि एग्जाम लगभग जनवरी या फिर दिसंबर में होने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को और शार्प कर सकते हैं, और मात्र 499 का रुपए का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नोटिफिकेशन के थ्रू जो है इसमें डिस्काउंट कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है, उम्मीद रहती है कम ही रहेगा, है ना। तो आप नोटिफिकेशन के थ्रू जो है उसकी जानकारी कर सकते हैं। ये कोर्स है कहाँ पर? तो ज्ञान सर एजुकेशन में, और हमारा कोर्स बाइलिंगुअल है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है, दोनों ही माध्यम के लिए हमारा कोर्स जो है अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज की, तो वो भी हमारी बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है, ये भी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में है। और उसके बाद अगर आप वहाँ पर ज्ञान सर डिस्काउंट जो है ये कूपन कोड यूज करते हैं तो 499 रुपये में आपको 80% को ऑफ हो जाएगा, और मात्र ये 99 रुपए के मिलेंगे। ठीक है, और इनकी जो संख्या होगी वो 30 यानी कि 30 टेस्ट सीरीज होंगी, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि 20 टेस्ट सीरीज आपकी सेक्शनल होंगी और 10 टेस्ट सीरीज आपकी फुल लेंथ होंगी। ठीक है, 30 टेस्ट सीरीज काफी होती हैं, और बिल्कुल इनका यहाँ पर भी जो टेस्ट सीरीज आपकी बनाई गई हैं वो आपके सिलेबस ओरिएंटेड ही है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, एग्जैक्ट 100% रियल एग्जाम जैसी, है ना। बिल्कुल आपको रैंक वगैरह भी आप वहाँ पर देख सकते हैं अपनी, और लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार हमने बताया कि जो हमारी टीम के द्वारा जो समीक्षा किए गए हैं यहाँ पर 2017 और 2021 के पेपर को, उसके बाद ही हमारा कंटेंट और हमारी जो टेस्ट सीरीज हैं वो डेवलप की गई। ठीक है, और यहाँ पर जो अनलिमिटेड आपको अटेम्प्ट मिलेंगे, और वैलिडिटी जो टेस्ट सीरीज की होगी वो भी आपकी टिल एग्जाम अथवा आप देखेंगे दिसंबर 2026 तक होगी। तो आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जाकर के इनरोल हो सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव कौन आयोजित करता है? तो चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, है ना, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो कह रहे हैं किसका, विधानसभाओं का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, कौन आयोजित करता है? तो आप कहेंगे ये सभी कौन आयोजित करता है? तो आप देखेंगे भारत निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो यहाँ पर किसका पूछा है? भारत के राष्ट्रपति का पूछा है, तो भारत निर्वाचन आयोग करता है, विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अगला कह रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्त कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां पर थोड़ा देख लेते हैं, जो आप देखेंगे यहां पर संघ लोक सेवा आयोग है, 1900 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1919 के तहत 1923 में ली कमीशन, ली कमीशन का गठन होता है, ली कमीशन का गठन होता है जिसकी सिफारिश पर, जिसकी रिपोर्ट कब आती है? 1924 में, 1924 में आता है, और इसकी सिफारिश पर क्या होता है? इसकी सिफारिश पर 1926 में
एक जो है भर्ती करने के लिए लोक सेवा आयोग के जैसा संगठन का निर्माण किया जाता है ना, लोक सेवा आयोग का निर्माण होता है, गठन होता है, लोक सेवा आयोग का गठन होता है। तो कई बार पूछा जाए तो ये सारी चीजें कौन से किस कमीशन की सिफारिश पर, जैसे आरबीआई की स्थापना किस में होती है तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। तो जो आप देखेंगे यूपीएससी की जो स्थापना होती है किसकी सिफारिश पर, तो ली कमीशन की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर, तो ली कमीशन की सिफारिश पर। कौन सा कमीशन था, ली कमीशन की सिफारिश पर। ली कमीशन का गठन कब होता है, 1923 में। ली कमीशन की सिफारिश कब आती है, 1924 में। और कब गठन होता है भाई यूपीएससी का, तो आप कहेंगे 1926 में। ठीक, लोक सेवा आयोग का गठन होता है ना। ली कमीशन ने कहा था कि जो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं होती हैं इसमें 40% कौन होने चाहिए, 40% इंडियन होने चाहिए, है ना, 40% इंडियन होने चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे 40% कौन से होने चाहिए, 40% जो है इंग्लैंड के लोग होने चाहिए, है ना, ब्रिटिश होने चाहिए, इंग्लैंड ब्रिटिश होने चाहिए, ब्रिटिश होने चाहिए। और जो 20% है वो प्रमोशन के थ्रू होने चाहिए, 20% जो है प्रमोशन के थ्रू होने चाहिए। तो भारतीयों को जो है यहाँ पर रिक्रूट करने के लिए, भारतीयों को रिक्रूट करने के लिए लोक सेवा आयोग का गठन होता है। फिर पुनर्गठन होता है 1935 के अधिनियम के तहत। उसके बाद जब देश स्वतंत्र होता है तो जो है स्वच्छंद रूप से 1947 में जो है क्या बनता है भाई, तो वो लोक सेवा आयोग। हालांकि इसकी न्यू यही बताई जाएगी 1926। ठीक है, फिर वहां पर जो आईसीएस सर्विस है उसका नाम बदल के आईएएस कर दिया जाता है ना, आईसीएस का जो नाम बदल के आईएएस कर दिया जाता है। इसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो वर्तमान आप स्वरूप देख रहे हैं कि समान वेतन इनको मिलता है पूरे देश में, कहीं पर भी किसी भी आप जो है राज्य के हो, कहीं पर भी आप ड्यूटी करते हैं। तो देश की जो इंटेग्रिटी है, जो देश की अखंडता है, उसको बनाने में कहीं ना कहीं हम देखेंगे जो सिविल सर्विसेज हमारी हैं, आईएएस आईपीएस, इनका बहुत बड़ा योगदान है। अभी भी देश में किसी भी तरीके से विभाजन नहीं है, क्योंकि ये भी केंद्र के एजेंट के तौर पर ही राज्यों में काम करते हैं। रिपोर्ट कहाँ पे करते हैं, होम मिनिस्ट्री को ही रिपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं ना। तो इस तरीके से, तो ये 1926 की बात होगी। चलो ठीक है, ये 40% 20% का फार्मूला है। ये किसने दिया था, तो ली कमीशन ने दिया था। ली कमीशन का गठन कब हुआ था, 1923 में हुआ था ना। फिर आगे बदलते हैं, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है किसके बड़े भाई थे, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। वो पहले आईसीएस थे, पहले भारतीय आईसीएस थे, ऐसे भारतीय जिन्होंने जो पहली बार आईसीएस की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की थी। ये माननी पड़ेगी, बड़ी बात थी, है ना। कब किया था, 1864, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद, 1863 या 1864 के आसपास जो है इन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उस समय जो आईसीएस की परीक्षा वो कहाँ पर होती थी, आयोजित होती थी, तो लंदन में होती थी। लंदन में 1922 में जो है पहली बार भारत के प्रयागराज में, भारत में कहां पर, प्रयागराज में जो है ये क्या कहते हैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित होती है पहली बार। कब, 1822 में। उसके पहले अगर आपको मतलब परीक्षा पास करनी तो इंग्लैंड जाना होता था, परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड जाना होता था। लेकिन 1922 में पहली बार जो है भारतीयों और इंग्लैंड वालों के लिए एक साथ परीक्षा जो है भारत और लंदन में आयोजित होती है। भारत में कहां पर हुई थी, प्रयागराज में, फिर बाद में दिल्ली में होने लगी थी, है ना। ये सारी चीजें हैं, तो समझ सकते हो। चलो अच्छा ठीक है, तो ये इतिहास था इसका। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि जो है, हाँ, यूपीएससी के सदस्यों की जो नियुक्ति है, यूपीएससी के जो सदस्यों की नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए। अपॉइंटमेंट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होते हैं, ये प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं, है ना। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो नियुक्ति करते हैं यूपीएससी के सदस्यों की। यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति। जबकि अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे, इसके सदस्यों की नियुक्ति भाई कौन करेंगे, तो आप कहेंगे इसके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा भाई, गवर्नर के द्वारा। गवर्नर जो होता है वो नियुक्ति करता है इनकी, है ना। इनकी जो है नियुक्ति कौन करता है भाई, अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, जो रिपोर्ट होती है, जो एनुअल रिपोर्ट होती है, वो यूपीएससी के चेयरमैन किसको देते हैं, एनुअल जो रिपोर्ट होती है वो अपनी जो है वार्षिक जो रिपोर्ट होते हैं वो प्रेसिडेंट को देते हैं। कौन, यूपीएससी के चेयरमैन। एनुअल जो इनकी रिपोर्ट होती है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, किसको देंगे,
तो प्रेसिडेंट के। और जो एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे ये अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको देते हैं, तो ये देते हैं गवर्नर को। इसके बाद फिर हमने बताया था कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के द्वारा जो है क्या केंद्र सरकार से जो है क्या कहते हैं कि निवेदन किया जाता है ना, कि भाई हमारे लिए एक आप क्या बना दिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो केंद्र सरकार एक अधिनियम पारित करके ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकती है ना। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको बोलते हैं जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके सदस्यों की नियुक्ति अगर पूछ लिया जाए, ये दोनों कैसी होंगी, ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होंगी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये भी क्यों, क्योंकि इनका आर्टिकल में उल्लेख है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन अगर यहीं पर पूछ लेंगे कि जो आपकी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन वो कैसी बॉडी है, तो कल बताया था क्या करेगी संसद, ऐसा कोई उल्लेख तो नहीं है, ऐसा कोई उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन एक अधिनियम पारित करके बनाई जा सकती है। तो ये जो होगी कैसी कहलाएगी, स्टैट्यूटरी बॉडी। ये कैसी होगी, ये बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है, किसी को क्लियर नहीं रहता है। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी, जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कैसी हो जाएगी, स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट कौन करता है भाई, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट किए जाते हैं भाई प्रेसिडेंट के द्वारा। अब ये रिपोर्ट किसको देंगे, अब देखो, अब यहां पर फिर आप फंस सकते हैं, बिल्कुल फंसेंगे आप। बताओ भाई, अगर इनके यूपीएससी के जो चेयरमैन उनकी नियुक्ति की जा रही है किसके द्वारा, तो आप कहेंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। ये अपनी रिपोर्ट किसको दे रहे हैं, प्रेसिडेंट को। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जा रही है, गवर्नर द्वारा। ये रिपोर्ट किसको दे रहे हैं, गवर्नर को दे रहे हैं। ये भी रिपोर्ट किसको दे रहे हैं, गवर्नर को दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो जेपीएससी है उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहे हैं। तो आपके मन में क्या आएगा कि रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट को देंगे, नहीं, ये रिपोर्ट किसको देंगे, तो रिलेटेड गवर्नर को, रिलेटेड स्टेट के गवर्नर के, है ना, रिलेटेड स्टेट्स के गवर्नर को, स्टेट्स है ना, रिलेटेड स्टेट के गवर्नर को। मान लो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने, साथ में छत्तीसगढ़ भी आ गया, और उसने केंद्र सरकार से निवेदन किया कि हमारे लिए अब क्या बना दीजिए। जैसे आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में बहुत भ्रष्टाचार हुआ, वहां के लोक सेवा आयोग में। छत्तीसगढ़ का जो राज्य लोक सेवा आयोग कोई मोटवानी करके वहां के क्या कहते हैं एजेंट, क्या कहते हैं चेयरमैन थे, और उन्होंने जो है उसमें एक कोई भर्ती परीक्षा हुई थी, अभी लेटेस्ट न्यूज है 2023-24 की बात है। उन्होंने इस तरीके से वहां पे गंध मचाया है, और सब अपने भतीजे, अपने दामाद के लड़के, बहन के लड़के को सब एक तरीके से नाम बदल के और क्या सरनेम हटा करके, वहां पे सीबीआई ने खुलासा भी किया, हालांकि वो अभी भी जेल में है। यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, कोई दूसरा नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक नहीं, सीधा चेयरमैन, उन्होंने वहां पे करप्शन किया, उनको बाद में जेल में डाला गया। तो इस तरीके से वहां पे जब से स्टेट बना है तब से इसी तरीके की वहां पे चीजें चल रही हैं। तो अगर मान लो वहां के मुख्यमंत्री जो है कहें कि भाई एक स्टेट साथ में मिलकर, या फिर वहां के राज्यपाल निवेदन करें यूपीएससी से, तो 315 के अकॉर्डिंग जो यूपीएससी वहां पर इच्छाएं आयोजित कर सकता है ना, अगर कहें। लेकिन वो धब्बा होगा मुख्यमंत्री पे, वहां पे एग्जीक्यूटिव पे, कि एक आप सही से आयोग नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है ना। या फिर 2 स्टेट मिलकर कहें, तो जो स्टेट शामिल होंगे, मान लो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ करते हैं, या छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश कर लेते हैं, तो जो रिपोर्ट है वो जेपीएससी के जो चेयरमैन होंगे, दोनों स्टेट, जितने स्टेट शामिल होंगे उनके गवर्नर को देंगे, राष्ट्रपति को नहीं देते हैं। जो जेपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, वो जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो संबंधित स्टेट, यानी कि जितने स्टेट के लिए वो काम कर रहा है आयोग, उनके गवर्नर को देंगे। हालांकि उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, यूपीएससी के सदस्यों को हटाने की पावर किसके हाथ में है, यूपीएससी के सदस्यों को हटाने की पावर किसके हाथ में है, यानी कि कार्य मुक्त कौन कर सकता है, तो एक तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, है ना, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। और जो स्टेट वाला, यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है, अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है के, तब भी जो क्या कहते हैं हटाने के जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास तो है नहीं। नियुक्ति का अधिकार तो राज्यपाल के पास है, लेकिन हटाने का अधिकार किसके पास है, तो प्रेसिडेंट के पास ही है। दोनों को जो हटाने की पावर है वो किसके पास है, तो प्रेसिडेंट के पास है। हाँ, राज्यपाल तब हटा सकता है इनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो, उच्चतम न्यायालय ने कहा हो कि इनको अपने पद से हटा दो, तब राज्यपाल हटा सकता है, समझ रहे हो,
तब राज्यपाल हटा सकता है। ऐसे नॉर्मल कंडीशन में राज्यपाल हटा सकता है, राष्ट्रपति भी हटाता है ना। दूसरी चीज, अगर हम कार्यकाल की बात करें, चाहे यूपीएससी हो चाहे आपका एसपीएससी हो, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक होता है। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक इनका जो है कार्यकाल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट आपके लिए और थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट जो अभी तक आपके डाउट में थे वो सारे यहाँ पर क्लियर हो जाने चाहिए ना, वो सारे यहाँ पर आपके लिए क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आप कहेंगे अच्छा भाई ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से। यहाँ से आगे बढ़े। 6 वर्ष हो गए इनका कार्यकाल, आपने देखा है 6 वर्ष है, 65 वर्ष है ना। और इनके जो हाँ वेतन भत्ते जो होते हैं वो क्यों निर्धारित करता है, वेतन भत्ते वो कौन निर्धारित करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होते हैं। ये सारे छोटे छोटे फैक्ट हैं, है ना। चलो, ये कौन सा था, 141 नंबर क्वेश्चन। 142, भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच में एक कड़ी का काम करता है। हु इज द एक्स ऑफिशियो, यानी कि एक्स ऑफिशियो का मतलब ये हो गया कि एक कोई पोस्ट है, वही पोस्ट में जो व्यक्ति होगा वही आप देखेंगे क्या कि भारतीय संसदीय समूह का जो है अध्यक्ष होता है। तो ये होता है भाई कौन सा, तो लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष ही भारतीय संसदीय समूह के अध्यक्ष होते हैं। भारतीय संसदीय समूह के अध्यक्ष होते हैं जो वर्ल्ड के इस ग्लोबल लेवल पे क्या करते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, इसके पहले चलते हैं, एक संस्था का नाम है अंतर संसदीय समूह। क्या नाम है, अंतर संसदीय संघ नाम है उसका। क्या नाम है, अंतर संसदीय संघ नाम है, एक संगठन है। क्या नाम है इसका, तो अंतर संसदीय संगठन इसका जो है नाम है, आपको यहां पर ध्यान देना है ना। अंतर संसदीय संघ नाम है। ठीक है, इसको हम भूलेंगे, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, है ना। इसकी स्थापना कब होती है, स्थापना कहां पर होती है, पहली बात तो पेरिस में इसकी स्थापना होती है। उद्देश्य क्या होता है, लोकतंत्र का प्रचार और विश्व शांति, है ना। लोकतंत्र का प्रचार करना और विश्व शांति। भाई लोकतंत्र है तभी विश्व शांति भी है। भाई अगर सभी की आवाज सुनी जा रही है तो विस्फोट क्यों होगा, विश्व शांति, है ना। डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्तव होना भी चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, तो इसकी ये कहां पर स्थापना होती है, पेरिस में। इसकी स्थापना कब होती है, पेरिस में इसकी स्थापना होती है। कब होती है, तो आप कहेंगे 1889 में, 1889 में। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि 1921 में, 1921 का समय आता है, कब का, 1921 का। और इसका जो हेडक्वार्टर है, जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे, तो कहां पे स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिनेवा में। पहले कहां पे था, पेरिस में, और अभी 1921 से कहां पर है, जिनेवा में। उद्देश्य क्या है, तो लोकतंत्र का प्रचार और विश्व शांति को बढ़ावा देना, है ना। लोकतंत्र का प्रचार और विश्व शांति को बढ़ावा देना, ठीक, ये इसका उद्देश्य है। पेरिस में 1889 में इसकी स्थापना होती है, 1889 पेरिस में स्थापना होती है। ठीक है, तो वहां से चीजें निकल के आई हैं, तो हमने को रिलेट करके आपको यहाँ पर जो है बता दिया है, को रिलेट करके जो है बता दिया है। अगर बात करें यहाँ पर मेंबर्स की, तो वो कितने हो जाएंगे, मेंबर्स हो जाएंगे यहाँ पर 180 मेंबर हैं, 180 यहाँ पर मेंबर्स हैं, और प्लस क्या है, 15 अन्य सदस्य हैं, 15 अन्य सदस्य हैं, किसमें, अंतर संसदीय संघ में, है ना। तो ये चीज यहाँ पे चलो उत्तर हो गया है। अगला प्रश्न है, गणपूर्ति पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य पीठासीन अधिकारी सहित मौजूद होने चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, 250 का 1/10 होता है गणपूर्ति। कोरम कितना होता है, 1/10, 0 0 कैंसिल हुआ, कितने होने चाहिए, 25। विकल्प ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है ना। भाई राज्यसभा की जो संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है, 250, और चाहिए कितने, संपूर्ण सदस्य संख्या का 1/10, तो आपको हो जाने चाहिए कितने, 25।
अगला है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सबसे पहले आओ थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में समझते हैं, यहां पर भी समझते हैं। सबसे पहले एक जो है समिति बनती है, के संथानम समिति, के संथानम समिति। ठीक है, कब बनती है? तो आप कहेंगे 1964 में। ठीक है, इसकी सिफारिश पर ही बनता है केंद्रीय सतर्कता आयोग। सिफारिश पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग बनता है कब? 1964 में। ठीक है, आप कहेंगे हाँ ये तो समझ में आया है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में। इसी की सिफारिश पर बनता है। किसकी सिफारिश पर? के संथानम समिति की सिफारिश पर। के संथानम समिति की सिफारिश पर ही 1963 में किसका बनता है भाई? फ्रेम होती है सीबीआई। ऐसी संस्था बनी थी, हालांकि जो पावर वगैरह हैं वो कहां से मिलती है? के संथानम समिति की सिफारिश पर सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनती है। इनको पावर कहां से मिलती है मुख्यतः आप देखेंगे तो जो भ्रष्टाचार आपका देखेंगे करप्शन प्रिवेंशन एक्ट है ना, करप्शन प्रिवेंशन एक्ट कौन सा? 1988। तो जो भ्रष्टाचार अधिनियम नहीं है, भ्रष्टाचार अधिनियम 1988, उसके द्वारा क्या होता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग को मिलती है पावर, है ना, जांच करने के लिए। अगर पूछा जाए कि भाई जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है किस मंत्रालय के अधीन है, किस मंत्रालय के अधीन है, तो हम आपसे कहेंगे भाई हर, जैसे आप देखेंगे कि सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन है? तो होम मिनिस्ट्री के अधीन आ जाती है। होम मिनिस्ट्री और कार्मिक जो मंत्रालय है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा बहुत हस्तक्षेप करता है। होम मिनिस्ट्री हो जाएगी ना, होम मिनिस्ट्री हो जाएगी। अगर हम पूछ लें केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है किस मंत्रालय के अधीन है, तो किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं है, किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं है। बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछे उसके पहले आपको तैयार कर रहे हैं, किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं है, किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं है ना। तो आप कहेंगे अच्छा जब किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है तो क्या स्वतंत्र है, क्या निरंकुश है, क्या तानाशाह है? नहीं, ये अपनी रिपोर्ट सीधा किसको करती है? संसद को करती है। रिपोर्ट किसको करने का इनको अधिकार दिया गया है? पार्लियामेंट को रिपोर्ट करती है, सीधा पार्लियामेंट को रिपोर्ट करता है कौन? केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, के संथानम की समिति पर 1964 में ये बनता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी इसको बोला जाता है। बाद में क्या होता है, अब यहां पर देखो, ना तो ये संवैधानिक है, इसके लिए ना तो कोई आर्टिकल डेडिकेटेड है और ना ही ये वैधानिक है, कोई अधिनियम है। लेकिन बाद में क्या होता है, 2003 में केंद्रीय सतर्कता अधिनियम लाया जाता है। केंद्रीय सतर्कता अधिनियम कब लाया जाता है? 1903 में, है ना, केंद्रीय सतर्कता और इसको क्या दिया जाता है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा। अब ये क्या हो जाती है जब 1903 के बाद कैसी है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। पहले नहीं थी लेकिन 1903 के बाद से, अब 2003 के बाद से है, 2003 के बाद से ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन? केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो कई सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब होता है? तो 1964 में होता है। किस समिति की सिफारिश पर होता है? तो के संथानम समिति की सिफारिश पर होता है, जो कि भ्रष्टाचार संबंधित थी। ठीक है, किसको रिपोर्ट करती है? संसद को रिपोर्ट करती है। शक्तियां कहां से मिलती हैं? तो भ्रष्टाचार अधिनियम जो 1988 है उसके द्वारा जो है इसको शक्तियां प्राप्त होती है ना, भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 द्वारा इसको शक्तियां प्राप्त होती हैं। किसी मंत्रालय के अधीन है? तो नहीं, किसी मंत्रालय के भी अधीन जो है केंद्रीय सतर्कता सेंट्रल विजिलेंस कमीशन नहीं है, किसी भी मंत्रालय के अधीन ये नहीं है समिति, है ना। इसके बाद अच्छा क्या होता है, इसके बाद हाँ, इनके जो क्या कहते हैं, इनके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो 4 वर्ष का कार्यकाल होता है, 4 वर्ष का कार्यकाल होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का।
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। किसका? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है ना। ये चीज आपको सारी ध्यान रखनी है। कमीशन प्रिवेंशन, आपका जो कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है उससे ये मिलकर बनता है। एक संवैधानिक जो है दर्जा इसको प्राप्त है ना, किसी मंत्रालय के अधीन ये जवाबदेह नहीं है, संसद के प्रति केवल ये जवाबदेह है। ठीक है। दूसरी चीज जो इसके क्या कहते हैं कि सतर्कता आयुक्त होते हैं, कमिश्नर होते हैं, विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, उनका कार्यकाल कितना? 4 वर्ष। हाँ, या फिर 4 वर्ष या फिर जो है आपका 65 वर्ष, जो भी पहले हो। दूसरी चीज, जो ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होंगे है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो होंगे, कमिश्नर हम बात करें ना कि कमीशन की, कमिश्नर के है ना, कमिश्नर, उनका इलेक्शन कैसे होगा, उनका चुनाव कैसे होगा? तो एक कमेटी, हाँ, नियुक्ति कौन करते हैं? अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट कौन करता है? किसको? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और उनके सदस्यों को अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट ऐसे ही नहीं कर देंगे किसी को उठा करके, किसी को ऐसे उठा के नहीं कर देंगे। एक कमेटी बनेगी और उस कमेटी के मेंबर कौन कौन होंगे? उस कमेटी के मेंबर होंगे एक कमेटी की सिफारिश पर, है ना, कमेटी की सिफारिश पर। उसमें कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे और उसके बाद देखेंगे आप लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। ठीक, एक तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाएंगे और एक सदस्य कौन होगा? एक सदस्य और कौन होगा? तो आप कहेंगे इसमें हो जाएंगे एक आपके कौन होते हैं? एक हो जाते हैं प्रधानमंत्री हो गए, लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया और एक सदस्य, हाँ, एक सदस्य आपके होम मिनिस्टर हो जाएंगे, एक सदस्य आपके होम मिनिस्टर। ये 3 सदस्यीय एक कमेटी बनती है, 3 सदस्यीय कमेटी होती है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ठीक है, और आपके होम मिनिस्टर होते हैं। ये सिफारिश करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट की सिफारिश, प्रेसिडेंट को सिफारिश करते हैं। फिर प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है किसको? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति करता है, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष का होता है। समझ में आए सारी चीजें? पूछ आई? तो क्या पूछ रहे हैं हमारे प्रश्न में यहाँ पर? नियुक्ति, तो नियुक्ति तो करता है भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन किसकी सिफारिश पर? नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति ही, लेकिन करते हैं एक कमेटी की सिफारिश पर। कमेटी का गठन कौन करता है? तो वो भी करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही। उस कमेटी में कौन कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं ना। चलो, कह रहे हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी नागरिक या विदेशी को किसी भी प्रकार की उपाधि, किसी सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर से सम्मानित करने से रोकता है? बताओ। उपाधियों का अंत, कौन सा मौलिक अधिकार है जो समानता का मौलिक अधिकार, जो उपाधियों का अंत करता है? बताओ, कौन सा उपाधियों का अंत करता है? बताइए। तो आप कहेंगे ये करता है आपका अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या करता है? उपाधियों का अंत। लेकिन एक वाद है बालाजी राघवन केस, इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है। बालाजी राघवन केस कब का है भाई? तो आप कहेंगे ये है 1996 का। 1996 का क्या हुआ इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पुरस्कारों को उपाधियों की श्रेणी में नहीं रखा। राष्ट्रीय पुरस्कारों को उपाधियों की श्रेणी से बाहर रखा। उपाधियों की श्रेणी से बाहर रखा गया। उपाधियों से बाहर रखा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। यहाँ भी ध्यान रखना है। अच्छा, देश के बाहर मान लो किसी विदेश में किसी भारतीय व्यक्ति को कोई उपाधि ग्रहण करनी है तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई जो है उपाधि ग्रहण कर सकता है वहां पर, है ना। ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों का वर्णन है? तो ये आपकी 12वीं अनुसूची हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी 12th शेड्यूल हो जाएगी, यानी कि 12वीं जो है शेड्यूल हो जाएगी ना। ये भी ध्यान रखना है। आगे, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने फंक्शनल आपके आइटम हैं? 29। फिर अब भारतीय संविधान के संदर्भ में राजस्व उद्देश्यों के लिए सर्वेक्षण की विषय वस्तु क्या है? सर्वेक्षण किस सूची का है ना? तो ये राज्य सूची के विषय वस्तु है। जो आप ये होता है ना इंस्पेक्शन वगैरह, रेवेन्यू पर्पस के लिए सर्वे होता है,
तो स्टेट लिस्ट का जो है टॉपिक है। आगे है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसके पास है, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा के द्वारा पारित किसी प्रपोजल के पारित एक विशेष प्रस्ताव और लोकसभा द्वारा अनुमोदित हो, है ना। अगर किसी नई लोक सेवा का गठन करना हो तो उस विधेयक का राज्यसभा द्वारा, मैं फिर कह रहा हूं किसके द्वारा, राज्यसभा के द्वारा पारित होना चाहिए, है ना, 2/3 बहुमत से। और लोकसभा द्वारा तो क्या होना चाहिए, वो अनुमोदित होना चाहिए। किसके द्वारा, आर्टिकल 312 के तहत। तब एक नई जो है लोक सेवा का गठन होता है, इसी क्रम में आप देखेंगे 1966 में भारतीय वन सेवा का गठन हुआ था ना, भारतीय वन सेवा का गठन कब हुआ था, 1966 में। तो अगर देखा जाए वैसे तो यहाँ उत्तर क्या होगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हैं, तो हम सिलेक्ट करेंगे इसको, भारतीय संसद को, कि भाई एक नई जो है अखिल भारतीय सेवा का गठन करने का अधिकार किसके पास है, भारतीय संसद का। लेकिन प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो ये राइट किसके पास है, राज्यसभा के पास है। क्योंकि ऐसा प्रपोजल, हाँ, एक नई अखिल भारतीय सेवा के गठन के लिए जो कहते हैं ना कि सबसे अधिक पावर किसके पास है, यानी कि अनन्य अधिकार, सीमित नहीं, लोकसभा के पास सीमित है लेकिन राज्यसभा के पास क्या है, अनन्य अधिकार हैं। तो वहां से प्रस्ताव शुरू होता है। जैसे कि आप देखेंगे धन विधेयक जो मनी बिल होता है वो केवल और केवल कहां पर, लोकसभा के पटल पर ही लाया जाता है, बाद में आता है राज्यसभा के पास। तो यहाँ पर अगर नई एक भारतीय सेवा का गठन करना है तो ऐसा प्रपोजल कहां पर आता है, तो जो राज्यों का सदन है कौन, तो राज्यसभा, उसके पास आता है ना। अगला है कि निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया है। 45 की क्या थी, विषय वस्तु बदल दी गई थी। कौन सा था भाई, 86वां संविधान संशोधन हमने बताया था, विषय वस्तु बदल दी गई, इसमें विषय वस्तु बदली गई है, बदली गई। तो कौन सा था, तो आप कहेंगे 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में। कहां कहां परिवर्तन हुआ, मूल अधिकारों में होता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में होता है, और कहां पर होता है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज में, फंडामेंटल राइट में, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, 3 जगह पर होता है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इसमें क्या होता है, 45 की विषय वस्तु बदल दी जाती है, अनुच्छेद 45 की, और जो आपके फंडामेंटल राइट्स वहां पर आर्टिकल 21A जोड़ा जाता है, और आपका जो डीपी क्या कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज है वहां पर आर्टिकल 21 सब क्लॉज ए का जो है के वाला जो जोड़ा जाता है, 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है ना। ठीक है, यहां चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पढ़िए भाई प्रश्न को ध्यान से।